ये सारा कुछ चालू करने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले लाना चाहूंगा, मतलब अराउंड 20th सेंचुरी में, जो कि है अराउंड 1955 के अराउंड, जब चाइना ने अक्सई चीन होते हुए सियाचिन तक के लिए अपना रास्ता बनाना चालू किया था। ये बात है सन 1950 की, जब उन्होंने चालू किया। उन्होंने 1954 ईस्वी में लगभग भारत के साथ एक ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी में ये था कि भारत को इससे कोई आपत्ति नहीं है कि चाइना ये सड़क कंस्ट्रक्शन बना रहा है, और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अभी जैसा सिचुएशन है कंस्ट्रक्शन का, वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ही सालों साल रहेगा। मतलब कि चाइना ने जितना डेवलप किया वो उतना ही रहेगा, और इंडिया का अनडेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप नहीं करेगी। ये 1954 की बात है। फिर 1957-58 के बीच में चाइना ने अपना पूरा कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कंप्लीट कर दिया, और 1962 में इंडिया चाइना युद्ध हुआ। इंडिया चाइना जब युद्ध हुआ तो इंडिया को उसमें हार मिली। इसमें मेन कारण ये था कि इंडिया का नहीं था कि वो लद्दाख तक या LAC तक अपने सारे सामान लेके जा सके। वहीं दूसरी ओर चाइना ने पूरी अच्छे से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया था। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के कारण क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पे अपने छोटे छोटे बंकर्स बना दिए। उनका रोडवे पूरा क्लियर था कि मतलब उनकी आर्मी अच्छे से आ सकती थी। वहाँ पर ट्रूप्स उन्होंने पहले से प्लेस करके रखे थे कि मतलब चाइना का पहले यही प्रेडिक्शन ही था। और सबसे वन ऑफ द मेन रीजन ये था चाइना का कि चाइना को POK तक पहुँचना था, क्योंकि वो सियाचिन तक अगर वो रोड बना देती है तो सियाचिन के बाद, अब जब आप मैप में देखोगे तो सियाचिन के बाद सीधा उसके बाद आता है POK, दैट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो यहाँ तक उनको पाकिस्तान के पास, क्योंकि चाइना को भी पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कितनी लड़ाइयाँ चलते रहती है। मतलब भारत के लिए सिरदर्द है पाकिस्तान, इसलिए वो हमेशा चाहता है कि वो पाकिस्तान को अपनी साइड में रखे, ताकि वो इंडिया पे हमेशा अटैक कर सके, या फिर इंडिया को भी मतलब सिरदर्द देता रहे, जो कि वो हमेशा समय समय पे देता ही रहता है। और चाइना हमेशा कुछ ना कुछ नया इसलिए करते रहता है क्योंकि उसको जब लगता है कि वर्ल्ड में उसका नाम खराब हो रहा है, तो हमेशा वो अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। जैसे कि आप पिछले दिनों ये देख सकते हो कि चाइना और US के बीच में जैसे ट्रेड वॉर चल रहा था, साउथ चाइना सी में भी बहुत सारे टेंशन आ गए। तो उसके कारण चाइना ने क्या करा, चाइना ने अभी LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ अपना डाइवर्जन, मतलब लोगों का दिमाग घुमा दिया है पूरे ग्लोबल मीडिया का। तो वही दूसरी ओर ये भी आप देख सकते हो कि जो ताइवान और हांगकांग है, उन्होंने भी बोला है कि हमें चाइना से अलग होना है, लेकिन चाइना चाहता है कि वहाँ पे वो अपनी सिक्योरिटी ब्यूरो एजेंसी वहाँ पे स्टैब्लिश करे। हम वोकल फॉर लोकल जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं सबसे अपने इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक्शन प्लान कैसे बनाना है। तुम लोग ये सब सुन लो अच्छे से, ये एक्शन प्लान काम कैसे करेगा। इसमें हर बंदे को मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब हर एक लेवल पे, या ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो या कस्टमर हो, तीनों को एक साथ मिलके मतलब हाथ मिला के काम करना पड़ेगा, तो ही हो पाएगा। इसके लिए हमें लगभग जो 7.5 करोड़ जो ट्रेडर्स है हमारे इंडिया में, जी हाँ दोस्तों, 7.5 करोड़ जो ट्रेडर्स है उनको सबको एक साथ आना पड़ेगा, तो ये काम हो पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज कि आपके शॉप में जितने भी सामान रहते हैं ना, तो आप एक काम करो, डिफरेंशिएट करो। मतलब लेफ्ट या राइट है ना, तो डिफरेंशिएट करो उसको कि लेफ्ट वाला जो प्रोडक्ट है इंडियन प्रोडक्ट है, और राइट वाला जितने भी प्रोडक्ट है ना वो चाइनीज के प्रोडक्ट है। तो आप ऐसा सेल्फ बनाओ जिसमें लिख दो चाइनीज प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट। तो इससे क्या फायदा होगा ना, इससे जो कस्टमर आपके पास आएगा ना, वो समझ पाएगा कि भाई जो चाइनीज प्रोडक्ट है उसके अगेंस्ट में इंडियन प्रोडक्ट कौन कौन से है, मैं उसको ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, उसका सब्स्टिट्यूट मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सब बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। दूसरी चीज, जब भी आपके पास कोई कस्टमर आए ना, एक लिस्ट बना के रखो। लिस्ट इन द सेंस की मतलब कि जैसे भी जहाँ पे आप कैश काउंटर रहता है ना, या फिर जहाँ पे लोग आप दुकान में आपके आते के साथ पूछते हैं कि भाई साहब ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे लिस्ट लगा के रखो कि ये चाइनीज का प्रोडक्ट है और इसका सब्स्टिट्यूट इंडियन प्रोडक्ट ये है। तो लोग क्या होगा ना कि लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपका जो ग्राहक होता है ना, जो रिटेलर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं ना, आपका ग्राहक आपसे पूछ के खरीदता है कि भाई साहब बता दो कौन सा अच्छा सामान है। मतलब ये जब नहीं उनको समझ में आता, तो वहां पे आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने देश के प्रोडक्ट को प्रमोट करो। आप बताओ उसको कि सर आज तो ले रहे हो, या मैडम आज तो सामान ले रहे हो, एक या दो प्रोडक्ट इंडियन भी लेके जाओ, तो बाहर का फॉरेन सामान ले रहे हो, तो इंडियन प्रोडक्ट में ऐसे प्रमोट करना पड़ेगा, तो ही इंडिया आगे बढ़ेगा। ये नहीं हुआ कि झंडा लेके खड़े हो जाओगे बॉयकॉट करने के लिए, तो उससे कोई बॉयकॉट नहीं हो रहा है। चौथी बात, अपने दुकान में रिप्लेसमेंट की लिस्ट लगाओ कि तुम कैसे चाइनीज प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हो इंडियन प्रोडक्ट के द्वारा। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है जो ट्रेडर को करनी है, वो है कि डिस्काउंट दो। इंडियन प्रोडक्ट पे कुछ तो डिस्काउंट दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है इंडिया में, तो मैं ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट सस्ता मिलता है जितना उसका कॉस्ट होता है। मुझे भी ये पता है कि इंडियन मिनरल वाटर जो कंपनी जितनी है ना, अगर 20 रुपए का पानी का बॉटल होता है 6-6.5 रुपए में आता है, लेकिन फिर भी तुम उसको 20 रुपए में बेचते हो। तुम उसको 15 रुपए में बेच सकते हो ना, 5 रुपए डिस्काउंट देके, तो कस्टमर खरीदेगा, क्योंकि कस्टमर को ये पता है अगर पानी का टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बाहर की पानी नहीं खरीदेगा, कोई भी और कंट्री का मिनरल वाटर नहीं खरीदेगा वो इंडिया में होके। अब हम
आते हैं अपने कस्टमर पे, क्योंकि हम ऐसा सुना है हमने कि कस्टमर हमारा भगवान होता है। तो अब हमें भगवान जैसे काम भी करने होंगे, मतलब अपनी कंट्री की हेल्प करनी होगी। वो हम कैसे कर सकते हैं? तो अब ध्यान से सुनो कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाओ ना, आप अब से इंडियन प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करो। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी ग्राउंड लेवल पे बात कर रहा हूँ। जो प्रोडक्ट आप डेली यूज में लाते हो ना, उस प्रोडक्ट वाले एफएमसीजी प्रोडक्ट से या फिर ग्राउंडेड प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट का यूज में लेके आओ। आप खोजो कि उसके सब्स्टिट्यूट पे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए ना किसी मॉल में जाके या किसी ट्रेडर के पास जाके, तो आप वहां पे ट्रेडर से पूछो कि भाई साहब क्या मुझे कोई सामान मिल सकता है जो इंडियन हो इसके रिप्लेसमेंट में, क्योंकि मुझे चाइनीज दिख रहा है और मुझे अपने कंट्री को सपोर्ट करना है। तो ऑब्वियसली इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्योंकि जब हमारा इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट ज्यादा हम कर पाएंगे तो ही हमारे सिस्टम में पैसे ज्यादा आएंगे और तभी इकोनॉमी ज्यादा ऊपर जाएगी। ऐसे कुछ फायदा नहीं होगा कि गवर्नमेंट को दिन भर कोस रहे हो, गवर्नमेंट को दिन भर गालियां दे रहे हो, इससे किसी का कोई फायदा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, ये लेफ्ट और राइट होना तुम छोड़ दो। अभी ये याद रखो कि ना तुम लेफ्ट विंग वाले हो ना तुम राइट विंग वाले हो, तुम एक भारतीय हो, जिसे सिर्फ भारतीय को सपोर्ट करना, भारतीय कंपनी को आगे बढ़ावा देना है। और फिर बात आती है मैन्युफैक्चरर पे। अब मैन्युफैक्चरर कैसे हेल्प कर सकते हैं हमारे? मैन्युफैक्चरर को अब नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, उन्हें ज्यादा ऑटोमेशन करना पड़ेगा, उन्हें लीन सिस्टम का उपयोग करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर को मोर प्रोडक्टिविटी लानी पड़ेगी, अपनी कॉस्ट घटानी पड़ेगी, आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन आप करोगे तो ही आपकी जाके कॉस्ट घटेगी। क्योंकि और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है डिलीवरी सिस्टम की, मतलब अगर कनेक्टिविटी नहीं है प्रोडक्ट के बीच में, अगर आप मैन्युफैक्चर कर पा रहे हो लेकिन आप एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो फिर यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। क्योंकि आप चाइना से कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करो, वो 1 से 2 दिन में प्रोडक्ट चाइना से आपके इंडिया में पहुंच जाता है, लेकिन वही इंडिया से प्रोडक्ट ऑर्डर करो तो कम से कम 5 दिन लगता है आपके घर तक पहुंचने के लिए। तो भाई यहाँ पे आपको डिलीवरी सिस्टम उतनी अच्छी करनी पड़ेगी अगर चाइना से कम्पीट करना है तो इसके लिए हमारे डिलीवरी कंपनीज को भी थोड़ा अच्छे से ये करना पड़ेगा, मतलब स्वदेशी का भावना लेके आना पड़ेगा। और लास्ट बात ट्रेडर के लिए ये है कि आप अपने दुकान में थोड़े पोस्टर्स लगवाओ। पोस्टर्स कैसे? जिसमें देशभक्ति झलके, जिसमें वो लिखा हो कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट एंड मेक मोर यूज ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट, तो ही कस्टमर जागरूक होगा। ऐसे तो आप बोलते हो ना, जागो ग्राहक जागो, तो अभी ग्राहक को जगाना। तो आप ये भी बोल सकते हो कि चाइना के ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि जो ताइवान और हांगकांग जो अभी मतलब विरोध कर रहे हैं चाइना का, तो ग्लोबल मीडिया का ध्यान इंडिया की तरफ कर दो और इंडिया हो सकता है एक छोटा सा पार्ट हो इसमें चाइना के बड़े कॉन्कर में, मतलब इसको ताइवान और हांगकांग को कॉन्कर करना चाहता है। फिर आते हैं वापस से अपने इंडिया चाइना पे जो एलएसी का जो डिस्प्यूट है। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे 1962 के युद्ध में जब इंडिया को हार मिली तो इंडिया को पता चला कि उनको भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए। तो फिर इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने भी अपने गलवान वैली रीजन में, जो कि पूरा गलवान वैली इसलिए इतना इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये पूरा एक तरफ ये पूरा पाकिस्तान तक जाता है, दूसरी तरफ ये चाइना तक ये आता है। मतलब अगर गलवान वैली के पास जिसके पास स्ट्रेच या जिसके पास स्ट्रैटेजिक पावर है वहाँ पे, वो पूरा मतलब एरिया को कंट्रोल कर सकता है, पूरा एलएसी कंट्रोल कर सकता है, पूरा मतलब वो पाकिस्तान और चाइना के विरोध को भी रोक सकता है। इसलिए इंडिया ने वहाँ पे डेवलपमेंट चालू किया। तो फिर भारत ने क्या किया? भारत ने भी गलवान वैली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चालू किया, उसको दौलत बेग तक उन्होंने फैलाया। क्योंकि क्या हुआ, दौलत बेग सियाचिन के पास जाके मतलब पाकिस्तान के करीब आ जाता है, तो वहाँ तक कि मतलब अगर मान लो उधर से पाकिस्तान अटैक करता है पीओके की तरफ से या फिर चाइना अटैक करता है, तो इंडिया के पास एक अपर हैंड हो कि वो अपने ट्रूप्स वहाँ तक बहुत इजीली पहुँचा सके। ऐसा नहीं हो कि उसको सिर्फ एयरवेज का ही सहारा लेना पड़े और उसके पास दूसरा रोडवेज का ऑप्शन नहीं हो। इसलिए उन्होंने मोर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया इंडिया ने, ताकि वो वहाँ पे जाके मतलब चाइना को और पाकिस्तान से टैकल कर सके, क्योंकि यही दो सिरदर्द है इंडिया के सिर पे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं 15 जून 2020 की। 15 जून 2020 को क्या हुआ कि एक एरिया है, मतलब जो गलवान वैली के बीच का जो रीजन है, वहाँ पे एक डी एस्केलेशन लैंड है। डी एस्केलेशन लैंड मतलब क्या होता है? एक ऐसा लैंड जहाँ पे युद्ध नहीं हो सकता, मतलब वो विवादित क्षेत्र, मतलब उसको हम बोले कि वो लैंड इसलिए डी एस्केलेशन लैंड या एरिया इसलिए बनाया था ताकि युद्ध की तीव्रता को कम किया जा सके। मतलब जो वहाँ पे टसल हो रहा है दो आर्मीज के बीच में, किसी दो लोगों के बीच में, नॉर्मल सेंस में बात करें तो वहाँ पे उसको मतलब नॉर्मलाइज करने के लिए डी एस्केलेशन लैंड बनाया था। तो ये डी एस्केलेशन लैंड में उस दिन क्या हुआ कि हाथापाई हुई इंडियन सोल्जर और चाइनीज सोल्जरों के बीच में। इसमें क्या हुआ? इसमें जैसा कि न्यूज़ में बताया जा रहा है कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए। उन सारे जवानों को उन सभी जवानों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी आपको बताते हैं कि चाइना के अराउंड 35 सोल्जर भी शहीद हुए, लेकिन चाइना ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स या बड़ी बड़ी ग्लोबल मीडिया ने बोला है कि अराउंड ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 35 सोल्जर चाइना के भी हुए, लेकिन चाइना
अभी तक वो मानने के लिए तैयार नहीं किए, या फिर वो बताने के लिए भी तैयार नहीं है कि उसके कितने लोग शहीद हुए। क्योंकि आपको भी पता है कि चाइना की स्ट्रेटेजी चलता है, वो अपनी कमजोरियां लोगों को नहीं बताना चाहता है। इवन आप केस ले लो कोरोना का या कोविड-19 का, कितने लोग अफेक्टेड हुए, कितने नहीं हुए, कहाँ से आया, चाइना ने किसी को कोई डाटा नहीं दिया है। इवन कि उसने WHO को भी अपने साइड कर लिया ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड करके। तो चाइना की ये पुरानी स्ट्रेटेजी है कि चाइना कभी भी अपने ओरिजिनल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। उसका ये मानना रहता है कि अगर हम वर्ल्ड में कहीं से भी कमजोर दिखे, अगर वो ये दिखाएगा कि इंडिया के 20 सोल्जर शहीद हुए, वहीं चाइना के 35 सोल्जर शहीद हुए, तो इससे उसकी कमजोरी झलकेगी कि मतलब इंडियन आर्मी ज़्यादा स्ट्रांग है। और वैसे भी इंडियन आर्मी स्ट्रांग है, तो इसलिए चाइना वो ये दिखाना चाहता है कि वो कमजोर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। दूसरी तरफ ये भी है कि चाइना ने उस फाइट के मतलब डीएस्केलेशन जोन में जो हाथापाई हुई थी, उसमें चाइना ने हमारे 3 जवानों को कैप्चर कर लिया था। लेकिन 3 दिन के बाद उन 3 जवानों को छोड़ दिया गया, जब उन पे वर्ल्ड लेवल पे प्रेशर बढ़ना चालू हुआ, या फिर इंडिया ने जब उन पे प्रेशर बनाया तो वहाँ पे उन लोगों को छोड़ा गया। लेकिन ये भी बात है दोस्तों कि 3 दिन तक उन जवानों के साथ बहुत टॉर्चर हुआ होगा, जो बात डिस्क्लोज नहीं हुई है। लेकिन आप ही सोचो, जब कोई किसी को कैप्चर करके रखता है। लेकिन ये भी बात आती है कि 3 दिन तक कैप्चर करके क्यों रखा, मतलब उनसे क्या जानकारी लेना चाहते थे। क्योंकि ये 3 दिन तक कैप्चर या 4-5 हफ्ते तक जब सोल्जर को पकड़ के दूसरे कंट्री का रखा जाता है, ये वॉर का टाइम में होता, लेकिन ये कोई नॉर्मल वॉर नहीं था। तो सोचो उनकी हालत कितनी गंभीर होगी, जो अभी शायद मीडिया नहीं दिखाना चाह रही है, या फिर गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं किया। लेकिन आप ही जरा सोच के जरा सा अपना दिमाग लगाओ कि ये 3 दिन तक क्यों रखा गया उनको, क्या मतलब चाइना चाहती क्या है आखिर में। ये तो भाई बात नॉर्मल है, लेकिन मैं तो तुम इंडियन मीडिया को बोलना चाहूँगी, तुम लोग कर क्या रहे हो भाई। मतलब समझ ही नहीं आता है कि मतलब अगर 3 जवानों को रख लिया, तुम लोग तो ऐसा ट्रेन चला रहे हो कि मतलब वो छूट गए, तो भाई उनकी हालत के बारे में बताओ। ये बताओ तो नहीं चाइना ने घुटने टेक दिए, इंडिया जीत गया, ये तो वो भाई समझ नहीं आता। तो टीआरपी के लिए कब तक काम करोगे। मतलब जब देश की इमोशन की बात आती है ना, इंडियन आर्मी का जो बात है ना इंडिया के लिए, वो इमोशनल टच होता है। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एजेंडा काम नहीं करता, ना ही कोई इंटेलेक्चुअल माइंड काम करता है, यहाँ पे बस इमोशन काम करता है। क्योंकि इंडियन आर्मी से हर इंसान या हर भारतीय इमोशनली जुड़ा हुआ है। अब कुछ लोगों का नहीं पता, जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इंडिया में पैदा हुए हैं, वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल सोचते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम छोड़ ही देते हैं। लेकिन तुम मीडिया वाले क्या करते हो भाई, कभी तो अच्छी न्यूज़ दिखा दिया करो, कभी तो मतलब जो अच्छा है, जो लोगों को अच्छा लगेगा वो बताओ ना। हमेशा टीआरपी के चक्कर में क्यों रहते हो। ऐसा बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा पिलर होता है मीडिया, लेकिन तुम मीडिया नहीं हो आजकल, तुम तो पब्लिशिंग हाउस हो गए हो। तुम एडवर्टाइजिंग ज़्यादा बेचते हो न्यूज़ से ज़्यादा। तुम न्यूज़ भी ऐसा दिखाते हो कि ऐसा लगता है कि कोई सामान बेचने के लिए आया हो, तो न्यूज़ बताने के लिए नहीं। मीडिया का काम था कि मासेस तक पहुँचे, मास ऑडियंस को कैटर करे, इसलिए फ्रीडम दिया गया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई थी। लेकिन तुम तो उसका गलत फायदा उठा रहे हो। तुम तो मतलब राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस को तुमने तो सबको ताक पे रख दिया। मतलब तुम जो चाहे वो कर रहे हो। मतलब टीआरपी के चक्कर में तुम तो डेली शो वाले सीरियल हो गए। तुम भी सास बहू चला दो, तुम भी वो चलाओ, कभी सास भी कभी बहू थी, वही देखेंगे हम उधर बैठ के। हम क्यों स्टार प्लस पे जाएंगे। लेकिन अब सास भी कभी बहू नहीं आती है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि चाइना लगी हुई है कि वो यूएस की इकोनॉमी को बर्बाद कर दे, वहीं अमेरिका लगा हुआ है कि वो चाइना की इकोनॉमी को बर्बाद कर दे। क्योंकि चाइना का ज़्यादातर काम इंपोर्ट से नहीं बल्कि एक्सपोर्ट से आता है। मतलब चाइना के ज़्यादातर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है दूसरे कंट्री में, उसको पैसा आता है। लेकिन तो यूएस अभी वही कर रहा है कि यूएस चाइना के प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। उसने अब तो चाइनीज़ पीपल को बैन कर दिया है कोविड के कारण। ये कोविड जब से हुआ है, मतलब जब से वॉन सिटी से चालू हुआ है, तभी से चाइना के लिए वर्ल्ड हेट्रेड ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन पता नहीं WHO को क्या प्रेम है चाइना से, वो तभी से उसकी तरफ ही चिपका हुआ है। वो ना एक्चुअल डाटा दे रहा है, ना ये बता रहा है कि ये कहाँ से चालू हुआ है। अगर वो चीन से चालू हुआ है तो उसका एक्चुअल डाटा अगर WHO के पास है तो उसे वर्ल्ड लेवल पर डिस्क्लोज करना चाहिए। क्योंकि WHO ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ के क्षेत्र में जिस पर सब कोई भरोसा करते हैं, सब कोई ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अब पता नहीं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो गया है कि वो चाइना का पैसा खा के बैठा है या क्या करके बैठा है, ये किसी को नहीं पता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था अमेरिका के बारे में। तो दोस्तों अब अमेरिका पिक्चर में इसलिए आता है क्योंकि अमेरिका ने भी चाइना पे बहुत सारे बैरियर्स लगा दिए हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। वहीं दूसरी ओर साउथ चाइना सी में भी अमेरिका ने ज़्यादा ट्रूप डिप्लॉय कर दिया, जिसके कारण तनाव वहाँ भी बढ़ा हुआ है चाइना और अमेरिका के बीच में। वहाँ पे तो तनाव उधर साउथ चाइना सी में ही बढ़ा हुआ है, जहाँ पे चाइना और अमेरिका के ट्रूप ज़्यादा ही आमने सामने आ रहे हैं। दोस्तों मतलब चाइना ने सबके नाक में दम करके रखा है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि मतलब हर कोई परेशान है चाइना से। अब देखना है कि वर्ल्ड लेवल पे लोग चाइना को कैसे टैकल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी ओर ताइवान और हांगकांग भी चाहता है कि वो चाइना से अलग हो जाए, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा उन पर मोनोपोली दिखाता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाता है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो चाइना से अलग हो जाए। लेकिन वहीं चाइना दूसरी ओर ये भी चाहता है
कि वो सिर्फ तो वहीं दूसरी ओर चाइना ये चाहता है कि वहाँ पे वो अपने सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को वहाँ पे इस्टेब्लिश करे, ताकि वो ताइवान और हांगकांग पे अच्छे से कंट्रोल कर सके, क्योंकि अभी वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है चाइना की। तो वहाँ पे उनको बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, मतलब सिक्योरिटी रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारे उनको प्रॉब्लम आते हैं। तो दोस्तों हमें ये भी देखना है कि चाइना कैसे दूसरे कंट्री को मतलब एक्वायर करता है। उसकी चाइना की हमेशा साथ है। स्टार्टिंग में जब इंडिया के डिस्प्यूट से पहले उसने ताइवान पे कब्जा कर लिया था, ताइवान के बहुत सारे रीजन पे कब्जा कर लिया था। फिर वो वॉर हुआ तो और ज़्यादा उसने कब्जा कर लिया। तो ये चाइना की फितरत है वो कि वो मतलब उसको हर जगह ना घुसानी है, और उसको मतलब हमेशा एशिया में तनाव बनाए रखना है, उसका मेन काम यही है। तो दोस्तों हमें ये लगता है कि LAC जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि LAC और LOC में क्या डिफरेंस है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में LOC है, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब यहाँ पे एक डिफाइंड लाइन है कि हाँ मतलब इंडिया पाकिस्तान ने डिफाइन किया कि हाँ ये लाइन है, इसको क्रॉस दोनों में से कोई नहीं कर सकता, उसके लिए परमिशन चाहिए। वहीं दूसरी तरफ LAC है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, मतलब ये डिस्प्यूटेड एरिया है। मतलब इंडिया का कहना है कि ये लैंड मेरा है, इंडिया का कहना है कि ये यहाँ तक का एरिया मेरा है, चाइना का कहना है कि यहाँ तक का एरिया मेरा है। मतलब दोनों एक जगह पे एक बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो ये LAC है, मतलब एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो वहीं दूसरी ओर मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि ये जो पूरा LAC का मामला है, मुझे ये लगता है कि चाइना जान के क्रिएट कर रहा है कि मतलब वहाँ पे जो उसके US के साथ जो टसल हो रहे हैं, थोड़ा साउथ चाइना सी वाला जो मामला है, तो जो हांगकांग और ताइवान वाला मामला है, उसको चाइना थोड़ा छिपाना चाहता है वर्ल्ड लेवल से या फिर ग्लोबल मीडिया से, इसलिए वो ज़्यादा इंडिया को दिखा रहा है। तो क्या हो कि अभी ग्लोबल मीडिया भी चाइना और इंडिया के बीच में LAC को लेके जो विवाद फिर से चालू हो गया है उसको दिखा रहा है, तो उनका माइंड उधर से हट गया है। तो चाइना बहुत अच्छा गेम खेल रहा है ताकि लोग कोविड को भी भूल जाए, जो चाइना ने पूरा स्यापा फैला दिया पूरे वर्ल्ड में, इससे लोगों का ध्यान हट जाए। चाइना यही चाहता है, लेकिन हम भी होशियार है, हम भी नहीं हटने वाले दोस्तों। हम भी लगे रहेंगे इसी पे कि कोविड आया है, अगर कोरोना वायरस आया तो चाइना से आया है, चाइना को जवाब देना पड़ेगा वर्ल्ड लेवल पे, चाहे यूनाइटेड नेशन में हो या फिर कहीं भी हो। चाइना को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उसने एक्चुअल डाटा क्यों नहीं बताया। उसको पहले पता चल गया था कि कोरोना वायरस बाहर आ रहा है, तो उसने क्यों नहीं हमें ये चेतावनी दी। और वहीं दूसरी ओर हम इंडिया में लगे हैं फिर से बॉयकॉट करने के लिए, बॉयकॉट चाइना। ये अच्छी बात है कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना चाहिए। हमें चाइना प्रोडक्ट का जब तक हम बॉयकॉट नहीं करेंगे तब तक हमारी इंडियन इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी, क्योंकि चाइनीज इतने सस्ते सामान बनाए जाते हैं, और हम इसलिए बोलते हैं ना कि चाइना का सामान टिकता नहीं है। मतलब इतने सस्ते सामान देते हैं कि वो टिक ही नहीं पाता इंडियन मार्केट में, क्योंकि हम इंडियंस होते हैं रफ एंड टफ यूज़ वाले, और वो बनाते हैं एकदम फूल जैसे चीज़, मतलब जो छूने से ही मुरझा जाते हैं। तो यहाँ पे ये अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट को हम बॉयकॉट कर रही है, अच्छी बात है। अभी सबकी मेंटेलिटी है, हमारी सोच ऐसी हो रही है कि बॉयकॉट चाइना, हमने ये ट्विटर पर ट्रेंड करा दिया, लेकिन ये ट्विटर पर ट्रेंड करने से नहीं होगा। हमें एक्चुअल फैक्ट मतलब ज़मीन पे लेके आने पड़ेंगे, ग्राउंड लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। इससे पहले वाले वीडियो में आपको पता ही है कि हाउ टू बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट, आपको आई बटन पे ये लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी अच्छा स्टेप उठाया है कि उन्होंने जो चाइना का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो है चाइनीज़ फ़ोन, जो इंडिया में वो ज़्यादातर लॉन्च करता रहता है हमेशा। मतलब 2-3 महीने तो नहीं बोलूँगा मैं, दिन में, हफ्ते में, मतलब इतनी सारी कंपनीज हो गई, सारे के सारे चाहे यहाँ पे भी फ़ोन ला के पटकते रहती है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट है या ज़्यादातर चाइनीज़ फ़ोन पर 5% का टैक्स बढ़ा दिया, मतलब GST बढ़ा दिया है। तो इससे क्या होगा कि इससे भी बहुत सारी कंपनी जैसे कि ओप्पो है, उन्होंने उसको नया फ़ोन लॉन्च करना था 2-3 दिन पहले, लेकिन उसने क्या बोला कि अभी हम फ़ोन लॉन्च नहीं कर रहे, उसने अपने फ़ोन को स्टेक पे रख दिया। अब चाइना ने ये जो गुस्ताखी करी है, इसी कारण चाइनीज़ कंपनी को तो सफ़र करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर चाइना करेगा तो चाइना के लोग को भी भरना ही पड़ेगा इस बात को। इसलिए अभी वहाँ की कंपनीज के ज़्यादातर प्रोडक्ट इंडिया में हाई प्राइस पे, मतलब उसको टैक्स ज़्यादा लगाया जा रहा है, ताकि और गवर्नमेंट ये भी सोच रही है करने का कि इंडियन जितने प्रोडक्ट्स है उस पर टैक्स घटाया जाए, ताकि इंडियन प्रोडक्ट ज़्यादा बिके एज़ कम्पेयर टू द चाइनीज़ प्रोडक्ट। अब दोस्तों ये तो आपको समझ जाए कि आपको बॉयकॉट चाइना बोलते हुए भी चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करना है, या फिर बॉयकॉट चाइना बोलने के बाद सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप किसी और कंट्री का प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो क्या होगा, पैसा फिर अंतिम में बाहर ही जाएगा। पैसा हो गया, आपका डाटा हो गया, आपकी प्राइवेसी होगी, सब बाहर चला जाएगा। तो दोस्तों ये दिक्कत है यहाँ पे इंडिया में है, क्योंकि इंडिया के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन हमें वो डेवलप करना पड़ेगा। हमें अपने टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि एक टाइम में जापान में सबसे ज़्यादा लेकिन आज के डेट में जापान अपना सारा कुछ खुद से बनाता है, कि जापान अमेरिका से कुछ भी नहीं लेता, हर कुछ उसके पास इन हाउस डेवलप है। मतलब आज के टाइम में सोचो कि छोटा सा कंट्री भी अगर इतना डेवलप हो सकता है तो इंडिया तो इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ पे इतना ज़्यादा मैन फोर्स है, इतना टेक्नोलॉजी, इतना पैसा है, तो ये इंडिया क्यों नहीं डेवलप हो सकता है।
इसको डेवलप करने के लिए हमें यार आपको आगे आना पड़ेगा, तो ही डेवलप हो पाएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है कि बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट में आपको कंज्यूमर हो गया या फिर ट्रेडर हो गया या मैन्युफैक्चरर हो गया, सबको एक साथ आना पड़ेगा, तो ही हमारा देश चाइना फ्री होगा, चाइनीज प्रोडक्ट फ्री होगा। यहाँ पे मेड इन इंडिया ज़्यादा यूज़ होगा, वोकल फॉर लोकल ज़्यादा होगा, इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप करना चालू होगी, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो हमारी लाइफ स्टाइल बदलेगी, गरीबी घटेगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, लेकिन इसके लिए ये है कि हमें यार आपको साथ आना पड़ेगा और हाथ मिलाना पड़ेगा। तो ये हो सकता है ये नहीं कि हम घर बैठे सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं, मतलब हैशटैग डाल रहे हैं कि बॉयकॉट चाइना, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, पोल डाल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, लेकिन जब फील्ड पे आने की बात होती है, जब एक्चुअल लाइफ में यूज़ करने का होता है तो हम बहुत रिजिड हो जाते हैं। हम अपनी चीज़ों को बदलना नहीं चाहते, हम अपनी आदतें नहीं बदलना चाहते कि अगर हम ये प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, अगर वो चाइनीज़ प्रोडक्ट है, लेकिन हम उसको चेंज नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम चेंज करेंगे तो फिर हम जिएंगे कैसे। दोस्तों जीने के लिए अल्टरनेट हर जगह अवेलेबल होता है, बस आपको देखने का नजरिया होना चाहिए। दोस्तों अगर आप उसको देख पा रहे हो तो आपको हर चीज़ का अल्टरनेटिव मिलता है। वहीं बात ये भी है कि अराउंड 3500 लेबर, मतलब जो झारखंड में चले गए थे अभी कोविड के कारण, जो गवर्नमेंट ने उनको वापस बुला लिया था, वहाँ से भी लोग वहाँ से निकल चुके हैं और वो मतलब वापस लद्दाख जा रहे हैं, मतलब LAC के पास गलवान वैली में, जहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि मतलब लेबर्स वर्क भी सपोर्ट कर रहा है कंट्री को कि वो भी वहाँ से काम, मतलब एक्चुअली उनको काम भी मिल जाएगा। दूसरा क्या होगा कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी आर्मी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारी आर्मी दिन रात सीमा पे लगी रहती है। वो हमारा मतलब वो हमें सुरक्षित रखने के लिए वो ठंड में, गर्मी में, बरसात में एक जगह खड़ी रहती है, ताकि कोई बाहर का घुसपैठिया हमारे देश में ना सके। हम उनके देश को वो ऐसा सोचते हैं कि उनके देश के लोग सुरक्षित रहे। तो दोस्तों हमें भी अपनी तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन कंट्री के लिए देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि अगर हम दिन भर गवर्नमेंट के बारे में बैठ के ये सोचते रहेंगे तो यहाँ पे हमेशा पॉलिटिकल वाल चढ़ता रहेगा। कभी हम लेफ्ट हो जाते हैं, तो कभी हम राइट हो जाते हैं, तो कभी हम लेफ्ट सेंटर हो जाते हैं, तो कभी हम राइट सेंटर हो जाते हैं, तो कभी हम पूरा सेंटर हो जाते हैं, कभी हम सोशलिस्ट भी हो जाते हैं। तो हमें नहीं पता चलता है कि हम क्या होते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पे हम कभी कभी कम्युनिस्ट भी हो जाते हैं, लेकिन हम टाइम पे अपना रूप रंग बदलते रहते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी आइडियोलॉजी के थ्रू जाना है, या फिर आपको इंडिया के लिए सोचना है, अपने भारत देश के लिए सोचना है, अपने हिंदुस्तान के लिए सोचना है। ये बात आप पे डिपेंड करती है कि और सिर्फ हमारे बॉयकॉट चाइना करने से कुछ नहीं होगा, हमें ये भी देखना होगा कि जो फिल्म स्टार लोग हैं, जो क्रिकेटर लोग हैं, उनको भी आगे आना चले पड़ेगा, क्योंकि ये वन ऑफ द मेन इन्फ्लुएंसर है। इसके कारण से आप ये प्रोडक्ट खरीदते हो, क्योंकि आप जब देखते हो आपके फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेसेस या फिर क्रिकेटर हो गया या फुटबॉलर हो गया या बैडमिंटन प्लेयर हो गया, कोई भी हो गया जो खेल जगत से आता है, फिल्म जगत से आता है या किसी और फील्ड से आता है, ये जब प्रमोट करते हो तो आपको लगता है कि भाई ये अगर ये यूज़ कर रहा है तो मुझे भी ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो मेरी आग्रह यही रहेगी कि इन सारे जो अलग अलग फील्ड के लोग हैं, जो ऐसे इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं आज के डेट में, उनको भी आगे आना चाहिए, उनको भी खुल के बोलना चाहिए। क्योंकि आपने भी ऐड देखा होगा ना, जब अमिताभ बच्चन ऐड करता है कि 2 बूंद ज़िंदगी के लिए, तो हर कोई 2 बूंद ज़िंदगी के लिए लेने जाता है। क्योंकि अमिताभ बच्चन का उतना रसूख है मार्केट में। तो वैसे ही बहुत सारे अलग अलग कलाकार हैं जिनकी भी अलग अलग रसूख हैं इस समाज में, तो उनको भी आगे आना पड़ेगा, उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा बॉयकॉट चाइना। उनको भी ये नहीं, अभी जब देश की बात है तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको पैसे इतने मिल रहे हैं, किससे कितनी ब्रांडिंग मिल रही है, किसके एम्बेसडर वो हैं। इवन मैंने सुना है कि बहुत लोगों ने अभी प्रमोट करना बंद भी किया है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो जो पैसा है वो वापस करेंगे, पता नहीं, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं है, ये भी हो सकता है कि अफवाह है, मैं तो ऐसे नॉर्मल आपको बता रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि उनको भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना आगे आए हुए ये हमारा मिशन जो बॉयकॉट चाइना का है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और हम फिर वैसे ही हो जाएंगे जब वहाँ पे वो शांत हो जाएगा, जब पूरे वर्ल्ड का ध्यान चाइना से हट जाएगा, चाइना भी फिर LAC पे थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा, फिर हम भी भूल जाएंगे बात। फिर हमें कब याद आएगी वही सेम बात, हमें तब याद आएगी जब दिवाली आएगी। क्यों? क्योंकि तभी चाइनीज़ बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी, तभी लीची बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी, तभी वो छोटे छोटे टिमटिमाते बल्बों की हमें ज़रूरत पड़ेगी घर पर दिवाली लगाने के लिए। तभी फिर से ट्विटर पे ट्रेंड करेगा, इंस्टाग्राम पे आप मीम बनाओगे, साथ ही साथ आप फेसबुक पे पोस्ट करोगे, व्हाट्सएप पे शेयर होगा कि चाइना का बहिष्कार करना है। लेकिन आप घर पे दिए जलाते हो, आप तो बोलते हो बॉयकॉट चाइना, लेकिन आप बॉयकॉट बोल के भी अपने घर पे फिर से वो झालर वाले बल्ब लगाते हो, दिवाली में वैसे ही तो चाइनीज़ प्रोडक्ट से सजाते हो। लेकिन क्या आप घर पे दीप जलाते हो? कितने दीप जलाते हो? अगर आप सिर्फ दीप से ही अपने घर को जगमगाओगे तो कितना सुंदर लगेगा आपका घर। साथ ही साथ आप सोचो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर को कितना फ़ायदा होगा,
जो MSME इंडस्ट्री है, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उनको कितना फ़ायदा होगा, इस पर भी ज़रा आपको सोचना चाहिए। क्योंकि जब आपको संपूर्ण विकास के बारे में आप सोचते हो, जब ओवरऑल डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, तो हर एक लेवल पर डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ एक अपर लेवल डेवलपमेंट होना चाहिए और लोअर लेवल को छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक पिलर स्ट्रांग नहीं होता है तो एक घर स्ट्रांग नहीं होता है। पिलर स्ट्रांग होने के लिए पिलर की भी ज़मीन और स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब ग्राउंड लेवल से काम करना चालू करना पड़ेगा हमें, तो ही अपर तक जाके वो बात सही बैठेगी। तो दोस्तों ये सब तो है मेरे विचार, हो सकता है कि आपके विचार कुछ और अलग हो सकता है कि आप मेरे से मतभेद रखते हो, आपको ये बात मेरी पसंद ना आए। अगर आपको पसंद ना आए तो आप बता सकते हो हमें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना विचार है। ये मेरा विचार मेरे देश के लिए है, मेरे भारत के लिए है, मेरे आर्मी के लिए है, मेरे लोगों के लिए है। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप हमें सजेशन में बता सकते हो, तो हम क्या करेंगे, उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हम आगे उसको अपने यूज़ में लेके आएंगे कि हमें अगले बार से क्या करना है, नहीं करना है। तो चलिए अब जाते जाते कुछ उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जिनका उपयोग आप सबसे ज़्यादा करते हो। जी हाँ दोस्तों, हम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके पास हमेशा रहता है, आपके पास सबसे क्लोज रखते हो आप उसे। जी हाँ, अभी भी आपके इस वीडियो को देखते समय भी हो सकता है कि वो आपके हाथ में हो या किन्हीं किन्हीं के पास अगर दो हो तो वो पॉकेट में हो। जी हम बात कर रहे हैं स्मार्टफोन की। क्या आपको पता है कि आधे से ज़्यादा फ़ोन जो इंडिया में है वो चाइनीज़ फ़ोन है? लेकिन आपको क्या ये भी पता है कि कितने इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं जो फ़ोन लेके आए थे? आपको किसी को क्या उसका नाम पता है? आधे ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, या फिर आधे ज़्यादा लोगों ने उसको कभी यूज़ भी नहीं किया होगा। जैसे लावा था, लेवन था, कार्बन था, माइक्रोमैक्स था, इतनी बड़ी कंपनी जा रही थी लेकिन वो डूबी क्योंकि आप लोगों ने खरीदा ही नहीं। तो दोस्तों आपने खुद से ही चाइनीज़ प्रोडक्ट को खरीदा है और उसको बढ़ावा दिया है। तो मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताता हूँ। ये दोस्तों मतलब एक कंपनी के बारे में जिसने आधा से ज़्यादा इंडियन मार्केट, स्मार्टफोन मार्केट को कॉन्कर करके रखा है, मतलब या फिर आप बोलो कि उस पर कब्जा है उनका दबदबा चलता है। तो आपको पता है दोस्तों एक कंपनी है जिसका नाम है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने कभी इसका नाम सुना है? नहीं सुना होगा, मुझे पता है अक्सर ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा नाम। लेकिन क्या आपने ओप्पो का नाम सुना? ये सुना होगा। आपने वीवो का नाम सुना? आपने ये भी सुना होगा। आपने रियलमी का नाम सुना? आपने रियलमी का भी नाम सुना होगा। आपने वन प्लस का भी नाम सुना होगा, क्योंकि वही एक ऐसा फ़ोन है जो आईफोन को टक्कर देता है, मतलब आईफोन के सेगमेंट में आता है वन प्लस, उसको प्रीमियम फ़ोन में ब्रांडिंग करती। क्या आपको पता है कि ये चारों कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स की है और BBK इलेक्ट्रॉनिक्स एक चाइनीज़ ब्रांड है। मतलब उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी लगाई। उन्होंने बोला कि अपनी कंपनी को खुद से, मतलब अपनी कंपनी के द्वारा ही कंपटीशन दिया जाए मार्केट में। मतलब उन्होंने अपना राइवल खुद को ही बनाया, मतलब सुडो या फिर डमी मॉडल बनाया उन्होंने। आप बोल सकते हो कि उन्होंने मतलब अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को ही ऐसे सुडो एनिमी दिखाया कि ये हमारा मेन राइवल है। वो कैसे हुआ दोस्तों? ओप्पो क्या बोलता है? ओप्पो बोलता है वी आर कैमरा फ़ोन। वीवो क्या बोलता है? वी आर कैमरा एंड म्यूज़िक फ़ोन। मतलब दोनों एक सेगमेंट में, मतलब दोनों एक ही लोग को, अगर कोई आदमी 20,000 रुपये कमा रहा है तो उसी को दोनों सेगमेंट करे कि भाई तुम ये फ़ोन ले सकता है, तू ये फ़ोन ले सकता है। तो दोनों एक ही कस्टमर सेगमेंट को, मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पर मैच करके चल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इससे आपको लगता है भाई नहीं ओप्पो लो या वीवो ले, आप चाहे ओप्पो लो या चाहे वीवो लो, तो क्या होगा, आप जाके अंतिम में BBK इलेक्ट्रॉनिक्स को ही पैसा दे रहे हो, मतलब चाइना ही भेज रहे हो पैसा, किसी और कंपनी को नहीं दे रहे हो। चाइना में एक ही कंपनी के पास पैसा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ सालों पहले, मतलब बोलो 2018 में लॉन्च हुई रियलमी। ये दोस्तों रेडमी का ऐसा लगता है कि भाई हो रियलमी। तो आपने क्या किया, रियलमी ने अच्छे फीचर दिए तो लोगों ने ओप्पो, वीवो, रेडमी से थोड़ा डाइवर्ट होकर रियलमी लेना चालू किया। रियलमी ने भी अच्छा ग्रोथ करा, लेकिन क्या करा कि रेडमी को टक्कर देने के लिए, रेडमी के ऐसा प्रोसेसर देने के लिए, कम दामों में अच्छा चीज़ देने के लिए BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ने रियलमी को लॉन्च करा, जो कि BBK इलेक्ट्रॉनिक्स की ही प्रोडक्ट है। उसका उन्होंने वन प्लस को लेके आए मार्केट में। वन प्लस क्यों लेके आए? क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट आईफोन को टक्कर देने के लिए, मतलब ऐसा प्रीमियम लुक, आपको कैमरा क्वालिटी अच्छी दी, स्क्रीन अच्छी दी, मतलब वन प्लस आज के डेट में ब्रांड बन गया है। तो जैसे लोग आईफोन खरीदना चाहते हैं तो आज के डेट में हर कोई वन प्लस खरीदना चाहता है, क्योंकि वन प्लस को उन्होंने ब्रांड बना दिया है। तो दोस्तों आप लोगों में से आधा से ज़्यादा लोग, या फिर मैं बोलूँ कि 90% लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के ही ये चारों ब्रांड हैं जो आज के डेट में हर किसी के घर में पाए जाते हैं। इवन ये छोड़ो, अब तो रियलमी और वन प्लस टीवी भी लेके आ रहा है, ईयरपॉड्स भी लेके आ रहा है, साथ ही साथ अब पता नहीं कितने सारे वो गैजेट्स लेके आ रहा है, साथ ही साथ स्मार्ट वॉच लेके आ रहा है, फ़ोन के हर एक गियर लेके आ रहा है। तो मतलब वो आपके लाइफ को चारों तरह से कवर करना चाह रहा है कि आप जिधर भी देखोगे तो आपको BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के ही प्रोडक्ट दिखेंगे। भले आपको उसके बारे में नहीं पता हो, लेकिन हो सकता है बहुत लोगों को इस वीडियो देखने के बाद ये पता चल जाए कि
आपको सारा सामान जो आप खरीद रहे हो आज के डेट में, या ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो, वन प्लस हो, ये सब का पैसा एक ही जगह जाता है, वो है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों तो आपको ये डिसाइड करना कि आपकी मेहनत की कमाई जो आप कमा रहे हो उसे आप इंडियन इकनॉमी में सपोर्ट करने के लिए देना चाहते हो, या फिर बाहर के सामान खरीद के अपनी वो मेहनत वाली कमाई किसी और कंट्री को देना चाहते हो। फिर वो कंट्री की इकनॉमी अच्छी होगी, वो वहाँ पे उस पैसों से अपनी आर्मी को डेवलप करेगा, अपने वॉर को तैयार करने के लिए। आप चाहते हो कि इंडिया हमेशा कमज़ोर रहे, ये गरीब और बनता जाए, तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग ज़्यादा लोग ऐसे करेंगे, क्योंकि हर किसी के दिल में देश प्रेम की भावना है, हर कोई अपनी आर्मी को सम्मान करता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये वीडियो मैंने लंबा इसलिए भी बनाया है ताकि मैं एक एक चीज़ों को अच्छे से बात कर सकूँ, हर एक टॉपिक पे अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे सकूँ, डिस्क्राइब कर सकूँ, उन पे डिटेलिंग दे सकूँ। इसलिए नहीं तो मैं चाहता था 2-3 मिनट का वीडियो बना के ये पूरी कहानी ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैंने ये वीडियो को पूरा इसलिए बनाया है, आप यहाँ तक इस वीडियो को आपने देखा है, या फिर आप हमारे साथ इस वीडियो तक यहाँ एंड तक आए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में, अपने कलीग्स को, जिसको भी हो सके आप उसको शेयर करें, जहाँ भी हो सके, इंस्टाग्राम पे हो सके, फेसबुक पे हो सके, व्हाट्सएप पे हो सके, जहाँ आप कर सकते हो वहाँ पे आप शेयर करो, ताकि ये बात सब तक पहुँचे, कि सबको पता चले कि पूरी स्ट्रैटेजी चाइना की क्या है, वो कैसे इंडियन मार्केट को पूरा एक्वायर तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन हाँ कि वो कैसे ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि चाइना हमेशा चाहता है कि सबकी इकनॉमी डाउन रहे और उसकी इकनॉमी ऊपर रहे। दोस्तों यही मौका है, अभी हम सब भारतीयों को एक साथ आना है, स्वदेशी सामान को यूज़ करना है, स्वदेशी की भावना लेके आना है, राष्ट्रवाद की भावना लेके आना है दिल में, और अपने देश को सपोर्ट करना है, क्योंकि जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है। चलिए जाते जाते एक और बात करके जाते हैं कि जैसे अभी मैंने आज ही थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ पढ़ी, रेडमी फिर से अपना सेल लेके आया था, फ्लैश सेल था, उसमें भी आप लोगों ने फिर से स्टॉक आउट करा दिया। मतलब बॉयकॉट चाइना झंडा लेके सब खत्म, फिर से अपने तो प्रोडक्ट खरीद लिया, फिर से चाइना। कौन है ये लोग? पता करो आप लोग कौन है, आपके आसपास कौन नया खरीदा चाइनीज़ फ़ोन, पता करो दोस्तों। ये वही लोग हैं जो ट्विटर पर डालते हैं, जो मीम बनाते हैं बॉयकॉट चाइना, जो इंडियन आर्मी को श्रद्धांजलि देते हैं। अभी 15 तारीख को जो 20 जवान शहीद हुए हैं ना, उनके कवर पे रखी वो फूल भी अभी नहीं मुरझाई, हो गया तुमने फिर से चाइना का सामान खरीद लिया, शर्म नहीं आती तुम्हें? इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जो मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि गलवान वैली क्या था, उसका नाम कहाँ से पड़ा, इवन कि चाइना का डिस्प्यूट कब से चालू है, गलवान वैली वाला, ये सियाचिन हो गया, साइचिन हो गया, सबकी जानकारी हमने आपको ब्रीफ में दी है। इवन चाइना ऐसा क्यों कर रहा है हमने आपको ये भी बताया है, वर्ल्ड लेवल पर चाइना की अभी इमेज क्या हो गई है हमने आपको ये भी बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि हम और रिसर्च करते हैं, इस फील्ड में और लेके आते हैं। अगर आपको कोई भी और अगर आपकी आइडिया शेयर करनी हो तो आप हमें मार्केटिंग मास्टरमाइंड 3 ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो, आपको हर किसी के मैसेज का रिप्लाई मिलेगा आपको। साथ ही साथ आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, आपके कमेंट का भी रिप्लाई मिलेगा। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।